हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपका टॉपिक है अन्न व स्रोतस की एक डिजीज रह गई है आपके सिलेबस की, तो वो है आना, आदमान और आटो। इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे समझते हुए। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन 2 मार्क्स में आपसे हो सकता है किसी का ट्रीटमेंट में पूछ लिया जाए, या फिर जो है आना, आत्मन और आटोप इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और अगर किसी को देना भी होगा तो 10 मार्क्स में तीनों ही टॉपिक आपसे एक साथ पूछे जाएंगे। बाकी सिंगल का कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आनाहा के बारे में और इसका परिचय देखते हैं। तो तीनों ही रोग में देखो होगा क्या, वायु की विगुणता होगी, और बस माइन्यूट सा डिफरेंस होता है तीनों में, बाकी है एक ही चीज। तो इसके अंदर होता क्या है, अपान वायु की विगुणता से उद्गार एवं मल प्रवृत्ति का अवरोध होना ही, यानी कि जैसे आप अल्सर के बारे में पढ़ते हो ना, कि ना ही भोजन जो आम है बना हुआ है आमाशय के अंदर, ना तो वो ऊर्ध्व मार्ग से ऊपर जा रहा है ना ही अधो मार्ग से, उसको आप क्या कहते हो, अल्सक। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आना है, लेकिन यहाँ पे वायु के लिए आता है कि वायु ना तो ऊपर उद्गार से होके निकल पा रही है, ना ही अपान वायु नीचे से मल के रूप में प्रवृत्त हो पा रही है, या अपान वायु के रूप में प्रवृत्त हो पा रही है। और वायु कहाँ भरी हुई है, जो है कुक्षी में, आमाशय में, पक्वाशय में अगर वायु भरी हुई है, वो कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रही है, ना तो ऊपर की ऊर्ध्व मार्ग से वायु कैसे मूवमेंट करेगी, उद्गार आती है, और अधो मार्ग से या तो मल के साथ निकलती है या अपान वायु निकलती है। तो अगर ये किसी भी तरीके से नहीं निकल पा रही है और जो है कुक्षी में ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, अवरोध हो गई है, तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, आनाह कहते हैं। आनाह कहीं से भी नहीं निकल पाना, कहीं कहीं से नहीं निकल पाना, यानी कि कहीं रुक गई है इसलिए नहीं निकल पा रही है। तो अपान वायु की विगुणता से उद्गार एवं मल प्रवृत्ति का अवरोध होना ही क्या कहलाता है, आना। क्योंकि मल को ले जाने का काम कौन करेगी, अपान वायु। और अपान वायु जो है अगर वो काम नहीं कर रही है तो मल का क्या होगा, अवरोध होगा। मल एवं अपान वायु का वायु की विगुणता के कारण स्वमार्गों से न निकल पाना ही, यानी कि मल और अपान वायु है वो अपने रास्तों से जाना चाहिए, नहीं जा पा रही है, ना निकल पाना ही, यानी कि कहीं रुक गई है रास्ते में, वही क्या है, आना है। वायु की विगुणता से आमाशय में अपक्व अन्न रस का निष्क्रिय संचय होना, यानी कि वायु किसी भी तरीके से विघटित हुई और भोजन का पाचन चल रहा था वो नहीं हो पाएगा। अब आमाशय में अपक्व अन्न रस जो है संचित होता रहेगा, कुछ किसी काम का नहीं है। विगुणित वायु से अवरुद्ध होकर के पुरुष का ना निकल पाना व उद्गार व अधो वायु के साथ भी वायु का ना निकल पाना ही क्या है, आना। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन आपको नहीं पढ़नी, केवल इतना ही याद रखना है कि वायु अगर कुक्षी में अवरोधित हो जाती है, ना तो उसकी गति ऊर्ध्व मार्ग से हो पा रही है, ना ही अधो मार्ग से हो पा रही है, तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, आना कहते हैं। निदान सारे वही रहेंगे जो बात को प्रकोप करने वाले हैं, क्योंकि होती ही वायु की वजह से है। संप्राप्ति में क्या रहेगा, कोई भी निदान का सेवन किया और उससे क्या हुआ, वात का प्रकोप। वात का प्रकोप होने से होगा क्या कि पक्वाशय में पुरुष व ऊर्ध्व वायु और अधो वायु का क्या हो जाता है, अवरोध हो जाता है, यानी कि वायु कहाँ पर रुक गई है, पक्वाशय में। तो वायु रुक गई तो पुरुष भी वहीं अटक गया, ठीक है, और उद्गार भी ऊपर से नहीं आ पाएगी, तो पुरुष उद्गार व अधो वायु की अप्रवृत्ति ही क्या है, अनारोग कहलाएगा। अब 2 तरीके का आता है, ये 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आना के भेद बताइए, तो आपको याद होना चाहिए, एक होता है आमज आना, एक होता है पुरुषज आना। जो आमज आना होता है उसकी उत्पत्ति आमाशयोक्त होती है, यानी कि वायु कहाँ पर रुकती है, आमाशय में। जो पुरुषज आना होता है उसमें वायु कहाँ पर अटक जाती है, पक्वाशय में, तो उसको कहते हैं पक्वाशयोक्त। तो ये 2 मार्क्स में फेमस क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा सकता है, या फिर आपसे एआईपीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आना के भेद बताइए। तो फिर आपको आमज और पुरुषज दोनों याद रखने हैं। आमज जो आना है उसमें क्या लक्षण आएंगे सारे, क्योंकि आमाशय वाला है तो यहाँ पे कफ वृद्धि के लक्षण आपको दिखाई देंगे। और चूंकि वायु तो मेन कारण है ही, तो ये कह सकते हैं आप कि वात और कफ दोनों के मिले जुले सिम्टम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए, आम बनेगी, आम वहीं पड़ी हुई है तो वो विधा उत्पन्न करेगी, तो तृष्णा होगा, प्रतिशय होगा, सिर में दाह होगा, और आमाशय में क्या होगा, शूल होगा, शरीर में गुरुता रहेगी, हृदय स्तंभ और उद्गार नहीं निकल पाएगी। अब इसका मेन जो सिम्टम हम बोल रहे हैं तो एक ही है, वो है उद्गार का विघात, उद्गार का अवरोध हो जाएगा, वायु उद्गार के रूप में ऊपर नहीं निकल पाएगी। बाकी तो मिले जुले लक्षण है, आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है पुरुषा, जिसमें क्या होगा, अब वायु
नीचे के ही मार्ग में रुक गई है, नीचे का ही उसका मेन स्थान है, तो सब जगह शूल करेगी वो। कटी में पृष्ठ में स्तब्धता ग्रह कर देगी इनका, मलमूत्र का अवरोध हो जाएगा, शूल होगा, मूर्छा होगी। ठीक है, और होगा क्या, जो पक्वाशय में जो पुरुष था, जो पुरुष बाहर नहीं निकल पा रहा था, हो सकता है उसका वमन हो जाए। तो वायु ऊपर की तरफ इतनी तीव्र गति से मूव करे, वैसे तो कहीं मूव नहीं करती है, लेकिन इसमें एक सिम्टम हो सकता है कि पुरुष का वमन हो जाए। ठीक है, और श्वास में कठिनाई रहेगी क्योंकि वायु का मूवमेंट नहीं हो रहा है प्रॉपर, और अलसक रोग उस व्यक्ति को हो सकता है। तो ये कुछ जो लक्षण है वो आपको पुरुषाना में याद रखने हैं। फिर उसके बाद आता है इसका चिकित्सा सिद्धांत। चिकित्सा सिद्धांत में सबसे पहले आम दोष की वजह से हो रहा है, और जो वायु की विगुणता की वजह से जो अन्न रस पाचन नहीं हो पाया है, हमें उसका क्या करवाना है, उस भोजन को बाहर निकालना है जिससे वायु की शुद्धि हो। ठीक है, तो आम दोष जन्य व अपक्व अन्न रस जनित आना में हमें वमन कर्म करवाना है। वमन करवाने के बाद अग्नि को बढ़ाने के लिए दीपनीय औषध देनी है, पेया विलेपी देनी है। संशमन चिकित्सा के पूर्व आमज आना रोगी में क्या करवाना है आपको, स्वेदन और अभ्यंग करवाना है। ठीक है, संशमन चिकित्सा यानी कि औषध आप दे रहे हो उससे पहले आपको औषध रूप में जो चिकित्सा शुरू करनी है, उससे पहले आपको क्या करवाना है, रोगी का स्वेदन और अभ्यंग करवाना है। पुरुषाना में वातानुलोमन और उदर पर स्वेदन करवाना है। मुख मार्ग से अगर पुरुष आने लगा, जैसे हमने पढ़ा था पुरुषाना में पुरुष का वमन होने लगता है, तो हमें चिकित्सा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि वो कैसा हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है कि पुरुषाना में अगर मुख मार्ग से पुरुष जो है वो वमन के रूप में बाहर निकलता है, तो वो असाध्य हो जाएगा, उसकी चिकित्सा आपको नहीं करनी है। संशोधन में आप तीनों चीज करवाओगे, स्नेहन स्वेदन अभ्यंग करवाओगे, आमजाना में वमन करवाना है, और पुरुषाना में विरेचन और आस्थापन चिकित्सा आपको करानी पड़ेगी, और रोगी को आवश्यकता के अनुसार आप नशे भी दे सकते हो। अब यहाँ पे पुरुष का अवरोध है, इसीलिए विरेचक औषध इच्छा वेदी रस दे सकते हो, शंख भस्म दे सकते हो। ठीक है, वायु के शमन के लिए और अग्नि दीपन के लिए लहसुन आदि, हिंगु आदि गंधक आरोग्य वर्धनी वटी का प्रयोग कर सकते हो। विरेचक चूर्ण में पंचसकार चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, ये दे सकते हो। सुख विरेचक चूर्ण है, यानी कि स्वादिष्टक विरेचक चूर्ण भी आता है एक, वो भी दे सकते हैं। और एरंड तेल दे सकते हो आप, अगर वायु बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो एरंड तेल को भी विरेचन में आप यूज करा सकते हो। उसी तरीके से दोनों का आपको चिकित्सा पत्र अलग अलग ही लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आता है तो। आमजाना पुरुषाना में तो इनमें देखिए औषध का योग बना दीजिए, एक हिंगू दुरत्तर चूर्ण हो गया, पंचकुल चूर्ण ले लिया, एक शंख भस्म का एक योग बना दिया। भोजन के बाद चित्रका दिवटी अभ्यारिष्ट वातानुलोमन के लिए ले ली, और रात्रि में तरणी कुसुमाकर जो है चूर्ण ले लिया। फिर उसके बाद पुरुषाना में हिंगवाष्टक, क्योंकि पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो रही है और वायु जो है प्रतिलोम हो गई है, तो उसको वापस लाने के लिए हिंगवाष्टक चूर्ण बेस्ट है। हरितकी चूर्ण रसून वटी मिला के एक योग बनाइए। अग्नि तुंडी कुमार या सब अग्नि दीपन के लिए देंगे हम, और चूषण के लिए हिंगवादी वटी दे सकते हैं, इससे अग्नि भी दीप्त होगी और जो आम बचा है उसका भी पाचन होगा। रात्रि में एरंड तेल दे सकते हो, क्योंकि पुरुष है तो पक्वाशय में ही वायु उपस्थित है, तो उस वायु को निकालने के लिए एरंड तेल बेस्ट है, इसका आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो।